जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग थ्योरी को जानेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे और जितने इससे संबंधित फार्मूलाज है उसको जानेंगे। इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्किल यानी वृत्त। वृत्त है क्या, सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग वृत्त है क्या। वृत्त किसी समतल पटल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं, है ना। एक समतल पटल हो गया, है ना, और एक समान बिंदु से, है ना, समान दूरी पर स्थित समस्त ये बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये हम लोग का जो स्थिर बिंदु है उसको वृत्त का हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तथा नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए सब नियत दूरी है यार, है यहाँ कहीं भी खींचिएगा तो क्या होगा, समान होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। चित्र में वृत्त का केंद्र क्या है, O है, तथा वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। अगले कंसेप्ट को जानेंगे, जीवा यानी कोड। एक रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हो। देखिए एक रेखाखंड है, दोनों अंत बिंदु क्या है, वृत्त पर हो, वृत्त की जीवा कहलाती है। चित्र में ए बी क्या है, एक जीवा है। आइए अब अगले कंसेप्ट को जानते हैं, व्यास यानी डायमीटर। व्यास है क्या, ठीक है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। देखिए एक जीवा है, ये केंद्र है, वृत्त का व्यास कहलाती है। चित्र में पी क्यू वृत्त का क्या है, व्यास है। ये पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। ये केंद्र से होकर जो गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जो व्यास है ना, ये भी एक जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। अगर व्यास ज्ञात करना हो, त्रिज्या दिया है तो मैं 2 से गुना कर देंगे। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक को अर्धवृत्त कहते हैं, है ना। यानी इधर अर्धवृत्त हो जाएगा, इधर अर्धवृत्त हो जाएगा। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, चाप, आर्क। चाप है क्या, वृत्त की सीमा के किसी भाग को चाप कहते हैं, है ना। वृत्त की एक सीमा होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। यहाँ ए बी वृत्त का चाप है ना। ये जो ए बी है यहाँ से लेके देख रहे हैं ना, ए बी, ये वृत्त का चाप है। और इसे ऐसे लिखते हैं, देख रहे हैं ना, ए बी ऊपर से ऐसे दे देते हैं, लिखते हैं। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा है, यानी ये अर्धवृत्त होता है ना, ये चाप अर्धवृत्त से छोटा है, तब यह लघु चाप कहलाता है, अन्यथा यह दीर्घ चाप कहलाता है। देखिए चित्र में ए पी बी देख रहे हैं, ए पी बी यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कहेंगे, लघु चाप। और ए क्यू बी देख रहे हैं ना, ए क्यू बी इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहते हैं। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड के बारे में जानेंगे, यानी सेगमेंट। किसी चाप और इसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, देखिए ये छोटा वाले को हम लोग लघु वृत्तखंड बोलेंगे और बड़ा वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। यहाँ रखेंगे, यदि चाप लघु है तो बनने वाला वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है। देखिए चाप अगर लघु है ना, तो लघु वृत्तखंड बनेगा, और चाप अगर बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। यदि चाप दीर्घ है तो बनने वाला वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। चाप के अंत बिंदुओं से दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण न्यून कोण होता है ना। देखिए अगर इधर से इसे बनाया जाएगा, है ना, एक इधर से बनाया जाएगा तो क्या होता है, न्यून कोण, तथा लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। सेक्टर किसको कहते हैं, यानी त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। देखिए एक सर्किल होता है, ये 2 रेडियस है ना, यही जो आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं।
यानी वृत्त की दो त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंत बिंदु को मिलाने वाले चाप के मध्य क्षेत्र तिर्यखंड कहलाता है। ठीक है, यही देख रहे हैं, ये चाप क्षेत्र है, ये दो त्रिज्या है, और यही जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यखंड कहते हैं। परिधि, सरकमफ्रेंस, यानी परिधि किसको बोलते हैं, वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। अतः परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। देखिए पूरा ये है ना, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। सकेंद्र वृत्त यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स, यदि एक समतल में स्थित दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तब ये वृत्त सकेंद्र वृत्त कहलाते हैं, है ना। एक ही बिंदु को केंद्र मानकर अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। देखिए थोड़ा समझ लेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल, जैसे ये सर्किल हो गया है ना, फिर एक ये सर्किल हो गया है ना, और ये दोनों सर्किल का केंद्र जब एक ही होगा तो उसको क्या कहते हैं, सकेंद्र वृत्त कहते हैं। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है समझेंगे, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। देखिए देख रहे हैं ना, एक शीर्ष है, दो शीर्ष, तीन, चार, यानी चारों शीर्ष जो है ना, वृत्त की परिधि पर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए सम्मुख बोले तो हाई या हाई इसके सामने है, इसके सामने हाई है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अगला पॉइंट है, चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिस्सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होता है ना। यहाँ कोण बी ए डी, ध्यान रखेंगे, बी ए डी है ना, कोण बी सी ई, कोण बी सी ई के बराबर होता है। देखिए ये जो कोण होगा है ना, कह रहा है कि बी ए डी के क्या होगा, बराबर होगा। अगले कंसेप्ट को समझेंगे, छेदक रेखा, सिकेंड, यानी छेदक रेखा किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। वह रेखा जो किसी दिए हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। चित्र में पी क्यू, देखिए पी है और क्यू है, छेदक रेखा है। पी क्यू क्या है, छेदक रेखा है जो वृत्त को बिंदुओं ए तथा बी पर काटती है। देख रहे हैं ना, पी क्यू छेदक रेखा है जो वृत्त को काट रही है ना, ए और बी पर काटती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा यानी सिकेंड। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या है, देखिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए देख रहे हैं ना, पीटी है, वृत्त के एक ही बिंदु पर मिलता है, स्पर्श रेखा कहलाता है। और वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। चित्र में पीटी स्पर्श रेखा है तथा टी स्पर्श बिंदु है। ये देखिए पीटी क्या है, हम लोग का है स्पर्श रेखा है, और टी क्या है, स्पर्श बिंदु है। आइए अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं, एकांतर वृत्तखंड यानी अल्टरनेट सेगमेंट क्या है। देखिए यहाँ दो फिगर ले लिए हैं, चित्र एक ले लिए हैं और चित्र इसको दो लिख रहे हैं ना, चित्र आपका ये दो है। देखिए एकांतर वृत्तखंड है क्या, किसी वृत्त की जीवा और जीवा के अंत्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का सम्मुख वृत्तखंड उस कोण का एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। देखिए चित्र एक में चलेंगे हम लोग, बी ए टी ये है ना, के लिए ए डी बी है ना, ये ए डी बी एकांतर वृत्तखंड है। माने इस कोण के लिए ए और ये डी बी क्या हुआ, एकांतर वृत्तखंड हुआ। और कोण पी ए बी
चलेंगे PAB के लिए ACB ये क्या हुआ, एकांतर वृत्त खंड है। अगले कंसेप्ट को समझेंगे, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है, ये कोई रेखा है वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण एकांतर वृत्त खंड के कोणों के बराबर होते हैं। चित्र 2 में समझेंगे, P यानी P डैश वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है। देखिए P और P डैश यहाँ Q पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तब कोण QTS जो है ना, ये एंगल है QTS बराबर कोण SQP, ये आपका S और QP है ना, ये कोण बराबर ये कोण होता है। और कोण PQS यानी हाई एंगल बराबर कोण QRS यानी हाई एंगल बराबर हाई एंगल। ध्यान रखिए, हाई एंगल बराबर हाई एंगल होता है और हाई एंगल बराबर ये एंगल होता है। आइए कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं। चित्र 1 में समझेंगे। चित्र 1 में ये 2 सर्किल दिया है, 2 वृत्त दिया है, इनमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वही समझेंगे। देखिए, तो एक यहाँ से खींचेंगे उभयनिष्ठ, यहाँ से खींचेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी 2 वृत्त हो उसमें 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चित्र 2 में आएंगे। चित्र 2 में आएंगे, 2 सर्किल है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसमें कितने उभयनिष्ठ रेखा होगा ये समझेंगे। देखिए, ये एक उभयनिष्ठ रेखा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 वृत्त एक दूसरे में टच में हो तो हम लोग 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए, 2 सर्किल दिया है, तो ये देखिए, इसको अगर इस सर्किल से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्पर्श, और ये दोनों के तिरछा में ले जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। चित्र 3 हुआ। ये 2 सर्किल है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, और इसमें ये जो खींचेंगे है ना, इसको कॉमन कोण यानी उभयनिष्ठ जीवा कहेंगे। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट है, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, केंद्र बिंदु है, ये भी क्या है, जीवा है, अगर डालेंगे इस पर लंब तो क्या 2 बराबर भागों में बांटता है। AM बराबर क्या होता है, MB होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अगला कंसेप्ट है, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। ये व्यास है, ये परिधि पर बन रहा है तो क्या होता है, समकोण होता है। कोण ACB बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। आइए अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं। दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण हमेशा न्यून कोण होता है और लघु चाप पर बनने वाला कोण हमेशा अधिक कोण होता है। देखिए, ये आपका है लघु चाप, ये हुआ आपका दीर्घ चाप, यानी लघु चाप पर बनेगा तो क्या होगा, अधिक कोण होगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये आपका लघु चाप पे है। ये आपका हुआ दीर्घ चाप, दीर्घ चाप पर क्या बनता है, न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से क्या बनता है, छोटा बनता है। अगला कंसेप्ट है, एक ही जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये आपका एक जीवा हुआ है ना, ये केंद्र हुआ, ये क्या हुआ, परिधि पर हुआ, तो जो परिधि पर का कोण होता है वो केंद्र पर का कोण क्या होता है, दुगना होता है। यानी कोण AOB बराबर हो जाएगा 2 गुने कोण ACB। यहाँ अगर 60 होगा तो यहाँ 120 होगा, यहाँ अगर 60 है तो यहाँ 30 होगा। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाले दोनों कोण आपस में समान होते हैं। देखिए, एक जीवा हो गया, ये एंगल बना है, फिर ये एंगल बना है, ये दोनों का आपस में क्या होता है, समान होता है। जैसे कोण ADB बराबर कोण ACB, ADB बराबर कोण ACB आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगला कंसेप्ट है कि AE गुने BE बराबर CE गुने DE, माने AE गुने BE और CE गुने DE, जहां
ए बी एवं सी डी दोनों जीवा है, एक दूसरे को अंतः रूप से प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों जीवा है, एक दूसरे को अंतः रूप से क्या करती है, ये ई पर प्रतिच्छेद करती है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। ये सर्किल है, ये बाह्य रूप से यहाँ क्या होता है, मिलता है ना। ये भी जीवा है, आइए अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं। केंद्र बिंदु एवं स्पर्श बिंदु को मिलाने पर हमेशा समकोण बनता है। ये केंद्र बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको अगर हम मिला देंगे तो क्या बनता है, समकोण बनता है। यानी ओ एम बी चाहे ओ एम ए कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। देखिए यहाँ से अगर इधर खींचेंगे वृत्त पर, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये और ये आपस में बराबर हो गया, यानी कहने ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। उसी प्रकार ये बाहर है, ये वृत्त पर खींचेंगे तो हाई बराबर हाई हो जाएगा, यहाँ से इधर खींचेंगे तो हाई बराबर हाई हो जाएगा, यहाँ से इधर खींचेंगे तो हाई बराबर ये हो जाएगा। आइए अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं। जीवा के बड़का गुने छोटका बराबर टेंजेंट यानी स्पर्श का स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ए टी माने ए टी यानी बड़ा वाला गुने बी टी छोटा वाला बराबर क्या होता है, सी टी का स्क्वायर होता है। एक स्पर्श रेखा हो, एक क्या हो, छेदक रेखा हो, तो उसमें क्या होता है, बड़ा वाला गुने छोटा वाला है, उसके बाद सी टी का स्क्वायर होता है। अगला कंसेप्ट है कि किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पे बनने वाला कोण के बराबर होता है। किसी जीवा द्वारा स्पर्श बन रहा है ना, या चले डी सी बी है ना, डी सी बी ये परिधि पर का जो कोण है सी ई डी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। केंद्र बिंदु एवं बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये केंद्र बिंदु है, ये बाहरी बिंदु है, ये क्या करती है, इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी एंगल ए जो होगा, एंगल ए होगा, एंगल ए होगा जो एंगल ए होगा। यानी कहने का मतलब कि कोण ए सी ओ बराबर कोण होगा बी सी ओ, ठीक है। फिर एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ सी होगा। अगले कंसेप्ट समझेंगे। तीन असंरेख बिंदु से सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए तीन असंरेख बिंदु होगा तो केवल इस पर क्या होता है, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यदि वृत्त एक दूसरे से कुछ दूर पर हो तब उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी। देखिए ये ए बी है और क्या है, सी डी है। ये क्या है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं है। तो क्या होता है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर, ये जो होता है पी क्यू स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, यानी इसका त्रिज्या का माइनस करके उसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 नंबर उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं आर एस और टी यू। देखिए ये आर एस है ना, ये टी यू है, ये क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो होता है पी क्यू बराबर पी क्यू माइनस अंडर रूट R1 प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए जितने कंसेप्ट है इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, याद कर लेना,
और तब जाके प्रश्न आप बनाएंगे, बिल्कुल आसानी तरीका से हर क्वेश्चन समझ में आएगा और आसानी तरीका से आप हर प्रश्न को बना लेंगे और समझ लेंगे, और तब जाके एग्जाम में आप एग्जाम को फेस कर लेंगे। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ना, इसको आप ले लेंगे ए बी सी, है ना, यानी समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है ना। एक समकोण त्रिभुज है, ये बी कितना है, 90 डिग्री है। तो किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। लंब निकालना हो तो अंदर रूट कर लेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार निकालनी हो तो बराबर करके अंदर रूट लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर लेंगे, और कर्ण निकालना हो तो अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लेंगे। ये तीनों फार्मूला के बहुत जरूरी होगी इस चैप्टर में। अगला कंसेप्ट याद कर लेंगे कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। दो वृत्त की त्रिज्याएं अगर समान है तो हम कहेंगे कि दोनों वृत्त क्या हैं, सर्वांगसम है। अगला कंसेप्ट है कि एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है। वो बिंदु रहेगा, है ना, तो इससे अनंत वो वृत्त क्या जा सकता है। अगला कंसेप्ट है कि दो निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है। दो गो बिंदु रहेगा, है ना, एगो और दो गो, है ना, इससे हम अनंत वृत्त माने जा सकता है। आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ आर एस लंब पी क्यू दिया है ना, ये आर एस जो लंब है पी क्यू पे है, व्यास पी क्यू बराबर दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 24 cm दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 cm दिया है। क्यू एन यानी क्यू और एन, क्यू एन कितना दिया है, 16 सेमी दिया है, तो ओ एन बराबर वाट। देखिए यहाँ हम कर लेंगे ओ क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी क्यू बटा 2 कर लेंगे, है ना, व्यास है तो ये यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि हम 24 बटा क्या कर लेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 12 cm। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है ओ एन। ओ एन बराबर क्या करेंगे, ओ एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं आपका क्यू एन माइनस ओ क्यू, है ना। क्यू एन कितना दिया है, 16 दिया है, ओ क्यू कितना हम लोग का गया है 12, यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 cm। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ओ एन बराबर होगा 4 cm। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न के चित्र से, ये जो प्रश्न है पहले वाला, उसी के चित्र से आर एस की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोग को आर और एस की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए हम विचार करेंगे त्रिभुज आर ओ एन में, आर ओ एन में तो ओ क्यू या ओ आर चाहे ओ पी क्या है, त्रिज्याएं है, ये कितना दिया है 12 cm दिया है, और ओ एन कितना आया था 4 cm। हम लोग को ज्ञात करना है आर एस, तो हम आर एन ज्ञात कर लेते हैं, उसका दोगुना कर देंगे तो आर एस आ जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, आर एन बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर ओ स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। तो आर ओ कितना है 12 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 144 माइनस 16, यानी हो जाएगा 128। 128 को हम लोग 64 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 8√2 हो जाएगा। हम लोग याद करनी है आर एस, आर एस के लिए क्या करेंगे 2 गुने आपका आर एन कर लेंगे, है ना, जितना हाई है उतना ई है, यानी 2 गुने 8√2, यानी हो जाएगा 16√2 cm आंसर। ये हम लोग को हो जाएगा 16√2 cm आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में क्या जाएगा नॉन जाएगा, ई जाएगा नॉन। ठीक है, इसका आंसर होगा 16√2। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण बीईसी का मान पता करें। देखिए एबीसी क्या है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है ना, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ विचार करेंगे चतुर्भुज ए बी सी ई क्या है
चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण ई है ना, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ए का मान दिया है 60 प्लस कोण ई बराबर हम लोग को निकालना है बीई, बीच वाला एंगल को हम लोग समझते हैं 180। तो कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। यानी एंगल कह सकते हैं हम लोग बी ई सी बराबर कितना होगा, 120 डिग्री। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर 120 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस चित्र में सी बी डी बराबर क्या होगा, सी बी डी बराबर क्या होगा। ध्यान रखेंगे ये केंद्र का है तो परिधि पर का कोण क्या होगा, आधा होगा। ये अगर 120 है तो 60 होगा, क्योंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का क्या होता है, दूना होता है। तो ये 60 है, ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये भी क्या होगा, 120 होगा। या डायरेक्ट ये 60 हो जाएगा है ना। तो जब 120 है तो कितना होगा आपका 60 होगा। यानी एंगल सी बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा आंसर।